बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। अभी तक इलेक्ट्रॉन को थॉमसन ने डिस्कवर किया था। अब हम देखते हैं कि जो नेक्स्ट फंडामेंटल पार्टिकल है प्रोटॉन, उसकी डिस्कवरी कैसे हुई। यहां तक अब तक ये क्लियर हो चुका था कि जो एटम है वो एज ए होल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। यदि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है और उसके अंदर एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब कोई ना कोई एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल भी एटम के अंदर होगा। इसी को स्टडी करने के लिए गोल्डस्टीन ने इसी डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट को दोबारा रिपीट किया, बट बाय टेकिंग द परफोरेटेड कैथोड। इस बार उसने जो कैथोड थी वो परफोरेटेड ली। जब यहां पर 10,000 वोल्ट, बाकी सारा एक्सपेरिमेंट सेम है, यहां पर हमने गैस फिल की हुई है। जब 10,000 वोल्ट अप्लाई किया गया तो क्या ऑब्जर्व किया गया, कुछ अलग टाइप की रेस अपीयर्स टू कमिंग फ्रॉम द एनोड। वो लगता है कि एनोड से आ रही हैं एंड passes through the holes of cathode। इस कैथोड के होल से पास कर रही हैं एंड these rays produce the green fluorescent। इस एंड पर, यदि कैथोड के एंड पर यदि जिंक सल्फाइड मटेरियल को कोट किया गया तो यहां पर ग्रीन फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस होता है। इसका मतलब ये जो रेस थी यहां से निकलने वाली, वो इस कैथोड एंड पर स्ट्राइक कर रही हैं, जिसकी वजह से ग्रीन फ्लोरोसेंस हो रहा है। इन रेस को उस समय क्या नाम दिया गया, एनोड रेस का, क्योंकि ये लगता था कि ये रेस जो है वो एनोड से निकल रही है। इनको कैनाल रेस का नाम भी दिया गया। कैनाल क्यों? बिल्कुल उस तरीके से जैसे कोई एक चीज, जैसे पानी है एक स्ट्रीम से बहता है, एक कैनाल से बहता है, तो ये जो रेस हैं ये इन होल्स से निकल रही थी, जस्ट लाइक द कैनाल्स। दैट इज व्हाई दीज रेस वर कॉल्ड एज अ कैनाल रेस। इसलिए इनको कैनाल रेस का नाम दिया गया। अब क्वेश्चन ये था कि क्या ये रेस वाकई एनोड से इमर्ज हो रही हैं या इनका ओरिजिन प्लेस कुछ और है। उसके लिए इनकी प्रॉपर्टीज स्टडी की गई। प्रॉपर्टीज ऑफ दीज एनोड रेस। जब एनोड रेस की प्रॉपर्टी स्टडी की गई तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज एनोड रेस की दे वर फाउंड टू बी सिमिलर एज दैट ऑफ द कैथोड रेस। कैसे? जैसे दे ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन। दे ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन, मतलब जब इन रेस के पाथ में कोई हम ऑब्स्टेकल रखते हैं तो उसकी एग्जैक्ट शेडो पड़ती है आगे। इसका मतलब क्या हुआ कि ये रेस एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। दूसरा, दे रोटेट द पैडल व्हील। जब पैडल व्हील को रोटेट करती हैं मींस इन रेस में कुछ मटेरियल पार्टिकल्स होते हैं। दीज रेस कंसिस्ट ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स, मतलब ऐसे पार्टिकल जिनका अपना मास होता है। बट हाँ, यहां से ये बात क्लियर हो चुकी थी कि रेस स्ट्रेट लाइन में जरूर ट्रेवल करती हैं, बट इनकी स्पीड जो है वो कैथोड रेस पार्टिकल से कम होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो रेस है दे कंसिस्ट ऑफ लिटिल हाई मास वाले जो पार्टिकल्स होते हैं, उनको वो इनके अंदर होते हैं इन एनोड रेस में। थर्ड पॉइंट जिस पर ज्यादा जो फोकस करना है वो क्या है कि जब इन रेस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, यानी अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड these rays were deflected towards
deflected towards the negative charge plate. Deflected towards the negative charge plate. This means that these rays consist of पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स, यानी इन रेज में जरूर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं. बट अनलाइक द कैथोड रेज, जो चार्ज बाय मास रेशियो है फाउंड टू बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैसेस. यदि हम अलग अलग गैस को इस डिस्चार्ज ट्यूब में फिल करते हैं तो हमें E बाई एम की जो वैल्यू है दैट इज फाउंड टू बी डिफरेंट. इसी तरह से जो मास ऑफ पार्टिकल होगा कॉन्स्टिट्यूटिंग द एनोड रेज, द मास ऑफ पार्टिकल कॉन्स्टिट्यूटेड द एनोड रेज also found to be different for different gases. यानी यदि हम अलग अलग गैसेस लें तो जो मास ऑफ एनोड रेज पार्टिकल्स होगा दैट इज आल्सो फाउंड टू बी डिफरेंट. फिर यदि हम लाइटेस्ट गैस लें, लाइटेस्ट गैस यानी हाइड्रोजन गैस लें, हाइड्रोजन गैस के केस में द E बाई एम वैल्यू यानी चार्ज बाई मास रेशियो जो वैल्यू है दैट इज फाउंड टू बी 9.58 into 10 raised to the power 4 coulombs per gram. And the charge on the particle that is found to be charge जिसको हम E से रिप्रेजेंट कर रहे हैं that is found to be similar as that in case of electron, means 1.6 into 10 raised to the power minus 19 coulombs. तो यहां से हाइड्रोजन के केस में जब मास निकाला गया चार्ज बाई मास रेशियो करके 1.6 into 10 raised to the power minus 19 divided by 9.58 into 10 raised to the power 4. This value comes out to be 1.67 into 10 raised to the power minus 27 gram. ये मास मिला उस एनोड रेज पार्टिकल का यदि हम गैस कौन सी लेते हैं, हाइड्रोजन गैस लेते हैं. बट व्हेन द डिफरेंट गैसेस वर यूज्ड देन द मास ऑफ द एनोड रेज पार्टिकल फाउंड टू बी डिफरेंट. बट उन पार्टिकल का जो मास होता है दैट इज फाउंड टू बी ए होल नंबर मल्टीपल ऑफ दिस मास. इस मास का हमें होल नंबर मल्टीपल मिलता है. Goldstein gave the name of this particle later on as a proton. इसका फिर क्या नाम दिया गया, प्रोटॉन का नाम दिया गया कि ये जो पार्टिकल है एनोड रेज का ये क्या है, प्रोटॉन है. सो द प्रोटॉन को डिस्कवर करने का जो क्रेडिट है वो जाता है गोल्डस्टीन को. यहां पर अभी भी क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या एनोड रेज का जो ओरिजिन है वो एनोड है या कुछ और है. देखते हैं ओरिजिन ऑफ एनोड रेज. ओरिजिन ऑफ एनोड रेज, जब फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स जो ओरिजिनली कहां से जनरेट होते हैं, कैथोड से जनरेट होते हैं, जब ये गैस पार्टिकल को स्ट्राइक करते हैं दे नॉक आउट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द गैस मॉलिक्यूल्स. इलेक्ट्रॉन्स को नॉकआउट कर देते हैं. तो वो जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं इलेक्ट्रॉन्स के निकलने के बाद फर्स्ट दे मूव along with the stream of electron towards the anode. अब एनोड पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज. पॉजिटिव को रिपेल करेगा. दैट इज व्हाई वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स
इस रिपल्शन की वजह से स्ट्रांगली कैथोड साइड मूव करते हैं, जो हमें लगता है कि ये एनोड से ओरिजिनेट हो रहे हैं। ऑल्दो एनोड रेज का जो ओरिजिन है दैट इज इन बिटवीन द स्पेस ऑफ एनोड एंड द कैथोड। कैथोड और एनोड के बीच में जो स्पेस होता है वहां से ये कहीं से ओरिजिनेट होती है। तो इसलिए ये हमें कंफ्यूजन नहीं करना है, कंफ्यूज नहीं होना है कि जो एनोड रेज हैं वो एनोड से ओरिजिनेट होती है, रादर वो कहां से ओरिजिनेट होती है, एनोड और कैथोड के बीच में जो स्पेस होता है वहां से ओरिजिनेट होती है। सो फिर ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल है प्रोटॉन, इसको फिर हम कैसे डिफाइन करें? प्रोटॉन इज ए सब एटॉमिक पार्टिकल which carry one unit positive charge and has mass equal to that of हाइड्रोजन एटम, यानी जिस पर 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है और जिसका जो मास है वो हाइड्रोजन एटम के इक्वल होता है। अब यहां तक एटम के अंदर दो सब एटॉमिक पार्टिकल्स डिस्कवर हो चुके थे, एक इलेक्ट्रॉन और एक दूसरा प्रोटॉन। अब साइंटिस्ट का जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो ये था कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन यदि एटम में है तो उनकी अरेंजमेंट क्या है, एटम के अंदर वो कहां कहां पर सिचुएटेड है। इसके लिए सबसे पहला जो एटम का मॉडल दिया था दैट वाज गिवन बाय द थॉमसन एंड नोन एज द थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। According to Thomson, atom is a sphere of positive charge and electrons were embedded in it. एटम जो है एक पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर है और इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर धसे हुए हैं कुछ इस तरीके से। इस पर यूनिफॉर्म पॉजिटिव चार्ज स्प्रे किया हुआ है और इलेक्ट्रॉन इसके अंदर धसे हुए हैं, इसलिए इसको कई बार वाटरमेलन मॉडल भी कहा जाता है। वाटरमेलन मॉडल या रेसिन पडिंग मॉडल भी कहा जाता है। रेसिन पडिंग मॉडल बिल्कुल वाटरमेलन की तरह से, जैसे ये वाटरमेलन बाहर पॉजिटिव चार्ज स्प्रे है जो ग्रीन पार्ट है और अंदर जो सीड्स हैं ब्लैक, दे आर जस्ट लाइक द इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए इसको वाटरमेलन मॉडल भी कहा जाता है। बट ये जो मॉडल था एटम का, इसकी अपनी कुछ एक लिमिटेशंस थी जिसकी वजह से इस मॉडल को बहुत जल्दी से डिस्कार्ड कर दिया गया। वो लिमिटेशन क्या थी? जब रदरफोर्ड ने अपना एक्सपेरिमेंट किया, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, और कुछ ऑब्जर्वेशन नोट की, तो उन ऑब्जर्वेशन को ये थॉमसन मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया। यही इस मॉडल का बहुत बड़ा फेलियर था। आइए अब देखते हैं रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल्स को एक थिन मेटल फॉयल, ये मेटल कौन सा था? गोल्ड, प्लैटिनम, कॉपर या सिल्वर, जिसकी जो थिकनेस थी वो लगभग 100 नैनोमीटर के आसपास थी। अल्फा रेज को उसने गोल्ड मेटल फॉयल पे फॉल कराया। अल्फा रेज का सोर्स क्या था? रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, रेडियम उसने लिया। ये इसको एक लेड ब्लॉक में रखा गया
लेड ब्लॉक में इसलिए ताकि जो रेस इस साइड में निकलेगी उनको ये लेड एब्सॉर्ब करे और यहां से निकलने वाली रेस को फिर स्लिट में से पास कराया सो दैट जो रेस है वो एक फाइन बीम में कन्वर्ट हो जाए। फिर उस फाइन बीम ऑफ अल्फा रेस को उसने फॉल कराया गोल्ड फॉइल पे और उस गोल्ड फॉइल के चारों ओर एक मूवेबल सर्कुलर स्क्रीन थी दैट वाज कोटेड विद द जिंक सल्फाइड। जिंक सल्फाइड से इसको कोट किया हुआ था। अब जब रेज अल्फा रेज यहां पर स्ट्राइक करती हैं तो स्ट्राइक करने के बाद जो रेस यहां से मूवेबल सर्कुलर स्क्रीन पर जब उनको हम ऑब्जर्व करते हैं तो वो स्पॉट्स ऑफ लाइट प्रोड्यूस करती है। ये रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट था। इस एक्सपेरिमेंट के दौरान उसने कुछ ऑब्जर्वेशंस नोट की। वो ऑब्जर्वेशंस क्या थी? ऑब्जर्वेशंस थी फर्स्ट, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स passed undeflected। ज्यादातर जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो अनडिफ्लेक्टेड पास हो जाते हैं। सेकेंड, सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड विथ स्मॉल एंगल। कुछ अल्फा पार्टिकल्स ऐसे हैं जो थोड़े से एंगल से डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, मतलब ज्यादातर रेज तो सीधी पास हो गई इसमें से, लेकिन कुछ अल्फा रेज ऐसी थी जो स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हुई लाइक दिस। एंड ए वेरी फ्यू डिफ्लेक्टेड विथ एंगल greater than 90 डिग्री और बाउंस बैक। जिधर से आ रही थी वो उधर ही बाउंस कर गई या वो 90 डिग्री से ज्यादा एंगल पर डिफ्लेक्ट हुई। ये ऑब्जर्वेशन थी which was made by the Rutherford during his scattering experiment। इन ऑब्जर्वेशंस को थॉमसन का मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। कारण क्या था? क्यों एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकी? क्योंकि ये जो गोल्ड फॉइल है ये एटम से बनी हुई है और अकॉर्डिंग टू थॉमसन यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज स्प्रे है उस एटम के ऊपर। अल्फा रेज पे भी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं अल्फा रेज में, और जब पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल उस पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड एटम के साथ स्ट्राइक करेंगे तो जो सभी रेज है वो इक्वली डिफ्लेक्ट होनी चाहिए थी। ऐसा नहीं होना चाहिए था कि कुछ रेज स्ट्रेट चली जाएं और कुछ रेज स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो जाएं या बहुत कम बाउंस बैक कर जाएं। तो इस तरीके से थॉमसन इन ऑब्जर्वेशंस को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। फिर अपनी ही ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन किया रदरफोर्ड ने। क्या एक्सप्लेनेशन दी उसने? फर्स्ट पॉइंट उसने कहा बिकॉज मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड पास्ट अनडिफ्लेक्टेड। इसका मतलब यह है कि एटम के अंदर जो मैक्सिमम स्पेस है वो एम्प्टी है। यदि हम कुछ इस गोल्ड फॉइल के एटम्स इस तरीके से बना दें कि जो गोल्ड फॉइल है उसमें एटम्स इस टाइप से हैं, इस तरीके से उसके अंदर एटम्स हैं, तो जो रेज हैं क्योंकि वो मैक्सिमम अनडिफ्लेक्टेड पास हो रही हैं लाइक दिस, तो इसका मतलब ये हुआ कि एटम के अंदर जो मैक्सिमम स्पेस है वो क्या है? एम्प्टी है। मैक्सिमम स्पेस इन एटम इज एम्प्टी। ज्यादातर जगह एटम के अंदर खाली है। फिर सेकेंड पॉइंट को वो एक्सप्लेन करता है जिसमें कहा गया था
कि सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड विथ स्मॉल एंगल्स, कुछ पार्टिकल्स ऐसे हैं जो स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट होते हैं। ये तभी पॉसिबल है यदि एटम के अंदर कोई पॉजिटिव चार्ज मास है और पॉजिटिव चार्ज रे जब इसके पास से निकलेगी तो पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है। यहां पर सपोज ये पॉजिटिव मास है, इसके पास से जब रे निकलेगी तो वो रिपेल करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि देयर इज ए पॉजिटिव मास प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ एटम। एटम के सेंटर में एक पॉजिटिव मास होता है। थर्ड पॉइंट को उसने एक्सप्लेन किया। थर्ड पॉइंट था a very few deflected with angles greater than 90 degree or even bounce back। 90 डिग्री से भी ज्यादा एंगल पर डिफ्लेक्ट कर जाता है, या a very few 1 out of 20,000 पार्टिकल बाउंस बैक कर जाता है। ये तभी पॉसिबल है यदि ये जो मास है पॉजिटिव मास, इट इज कंसंट्रेटेड विद इन ए वेरी स्मॉल स्पेस, यानी इसका जो वॉल्यूम है पॉजिटिव मास का वो बहुत कम है। तभी पॉजिटिव रे पार्टिकल जब इसके साथ स्ट्राइक करेगा या तो वो बाउंस बैक करेगा या फिर डिफ्लेक्ट करेगा विद एन एंगल ऑफ ग्रेटर देन 90 डिग्री। सो तीसरे पॉइंट की एक्सप्लेनेशन दी उसने कि जो पॉजिटिव मास है कंसंट्रेटेड within a very small space, within a very small space। रदरफोर्ड ने इस हैवी पॉजिटिवली चार्ज मास जो एटम के सेंटर में प्रेजेंट है, दिस was called as a nucleus। इस हैवी पॉजिटिवली चार्ज मास को जो एटम के सेंटर में प्रेजेंट होता है, रदरफोर्ड ने इसको नाम दिया न्यूक्लियस का। इसी के बेस पर फिर रदरफोर्ड ने अपना एटम का मॉडल एक्सप्लेन किया कि एटम किस टाइप से हो सकता है। अपने स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट की ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन करने के बाद रदरफोर्ड ने फिर एटॉमिक मॉडल रिप्रेजेंट किया कि एटम का जो मॉडल है वो किस टाइप का होता है। अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड कि एटम में दो पार्ट्स होते हैं। एक तो उसका सेंट्रल पार्ट है जिसमें हैवी पॉजिटिवली चार्ज मास कंसंट्रेटेड है, जिसको उसने न्यूक्लियस कहा। सो न्यूक्लियस इज ए वेरी स्मॉल इन साइज एंड कैरी पॉजिटिव चार्ज, and whole of the mass of the atom is concentrated within this small space। इसी small space की वजह से जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स थे, जो अल्फा रेज थी, वो 90 डिग्री से ज्यादा एंगल पर डिफ्लेक्ट हो गई थी। सेकेंड उसने कहा कि जो सेकेंड पार्ट है इस एटम का, दैट इज द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, यानी न्यूक्लियस को जो छोड़कर बाकी का जो सारा पार्ट है, ये एटम है, इसके सेंटर में एक हैवी पॉजिटिवली चार्ज मास है जिसमें पूरा का पूरा एटम का जो मास है वो कंसंट्रेटेड है, जिसको न्यूक्लियस कहा गया। बाकी का जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, यानी स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड। इसमें ये जो स्पेस है इसमें इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड है। वो कहते हैं इसके अकॉर्डिंगली कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों ओर बिल्कुल वैसे ही रिवॉल्व करते हैं जैसे प्लैनेट्स सन के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं। दैट इज व्हाई इलेक्ट्रॉन्स आर आल्सो कॉल्ड प्लैनेटरी इलेक्ट्रॉन्स। इसलिए इलेक्ट्रॉन्स को प्लैनेटरी इलेक्ट्रॉन्स भी कहा गया है। तो ये था
रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल। आइए बात करेंगे थर्ड सब एटॉमिक पार्टिकल यानी न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में। मूसले try to determine the exact quantity of the charge present on the nucleus। यानी न्यूक्लियस पे चार्ज कितना होता है इसको वो डिटरमाइन करना चाहता था। We know that कि जो 1 प्रोटॉन होता है उसपे 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए जो एटॉमिक नंबर होगा एटम का वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होगा। एटॉमिक नंबर जो होगा वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होगा, मींस एटम में जितने प्रोटॉन्स हैं वही उसका एटॉमिक नंबर होगा। मास पूरे एटम में अभी तक 2 पार्टिकल्स डिस्कवर हुए हैं, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो नेग्लिजिबल माना गया है, इसलिए होल ऑफ द मास ऑफ द एटम इज बिकॉज ऑफ द प्रोटॉन। अब प्रोटॉन पे क्योंकि 1 यूनिट मास होता है तो इसलिए जो एटॉमिक मास है वो भी कहीं ना कहीं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल आना चाहिए। यानी एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर इनकी वैल्यू बराबर होनी चाहिए थी, लेकिन एक्चुअल में जो एटॉमिक मास है दैट इज फाउंड टू बी मच ग्रेटर देन दैट ऑफ एटॉमिक नंबर। ये जो वैल्यू है ये इससे काफी ज्यादा मिली। यहीं से ये कंक्लूड किया गया कि कोई एक और एक्स्ट्रा पार्टिकल है एटम के अंदर जिसका मास हाइड्रोजन के मास के यानी प्रोटॉन के मास के इक्वल है और लेकिन जिस पर कोई चार्ज नहीं है। यहां से इस सब एटॉमिक पार्टिकल को नाम दिया गया न्यूट्रॉन का। सो न्यूट्रॉन इज ए सब एटॉमिक पार्टिकल which had no charge but whose mass is equal to that of हाइड्रोजन एटम, जिस पर कोई भी चार्ज नहीं है यानी वो न्यूट्रल है, परंतु जिसका जो मास है वो हाइड्रोजन एटम के मास के इक्वल होता है। तो ये था थर्ड सब एटॉमिक पार्टिकल जिसको न्यूट्रॉन कहा गया। अब एक्चुअल में जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है दोनों का मास लगभग बराबर होता है, बट देयर इज ए लिटिल डिफरेंस बिटवीन द मास ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। एक्चुअली जो न्यूट्रॉन होता है ए लिटिल बिट हैवियर देन दैट ऑफ प्रोटॉन। जो न्यूट्रॉन है इसका मास होता है 1.6749 इंटू 10⁻⁻20 ग्राम। हम न्यूट्रॉन की बात कर रहे हैं, और प्रोटॉन होता है 1.6726 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो ये थर्ड और फोर्थ डिजिट पर जाके ये मास चेंज होता है, तो इसलिए जो न्यूट्रॉन होता है लिटिल हैवियर देन प्रोटॉन होता है। बट कैलकुलेशंस के दौरान हम न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का मास 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम लेते हैं। तो ये थे हमारे 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स जिनको हमने 1 बाय 1 करके इसकी डिस्कवरी के बारे में पढ़ा है। सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड देन न्यूट्रॉन। थैंक यू।